हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 में जो आपके प्रश्न पत्र हुए हैं उनमें जो जनरल साइंस वाला पार्ट है उसकी बात करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन कहता है हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है सबसे छोटी यूनिट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन। देखिए अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की तो आप लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे मेरे साथियों वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। पहला होता है हमारा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है जिसमें केवल एक यूनिट कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड। दूसरा हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है ओलिगोसैकेराइड। कौन सा? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 2 यूनिट से लेकर आपके 10 यूनिट तक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे मैं सुक्रोज की बात करता हूं तो सुक्रोज को अगर आप पानी में डिसोल्व करोगे तो उससे एक तो आपको ग्लूकोज मिलेगा और एक आपको फ्रक्टोज मिलेगा, तो 2 यूनिट हो गए आपके। और एक आपका होता है तीसरा जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। और याद रखेंगे पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें बहुत सारी यूनिट कार्बोहाइड्रेट की छिपी होती हैं, जिसमें आपका एग्जांपल होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये सब आपके एग्जांपल है किसके? पॉलीसैकेराइड के। अगर मैं यहां बात करता हूं ग्लाइकोजन की, तो ये ग्लाइकोजन होता क्या है? बेसिकली हम लोग जो खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होती है, वो किसकी फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। या हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और ये ग्लाइकोजन जो बनता है उसकी जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तब आपका क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है। तो ग्लाइकोजन है एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर मतलब जब छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। बात क्लियर? तो ग्लाइकोजन तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन उसने पूछा है मोनो। देखो मोनो का मतलब होता है एक, मतलब सबसे छोटी यूनिट। तो ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो इसका जो मोनोमर होगा ना वो कौन होगा? हमारा ग्लूकोज होगा। ऐसे ही आप याद रखेंगे स्टार्च का भी मोनोमर ग्लूकोज होता है, आपका सेलुलोज का भी मोनोमर ग्लूकोज होता है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब ये ग्लाइकोजन स्टोर कहां पे होता है हमारी बॉडी के अंदर? तो हमारी बॉडी का जो स्टोर हाउस होता है लीवर, लीवर के साथ साथ आपका मसल्स, इन जगह पे आपका ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर होता है। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ सेल कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कितना आसान सा क्वेश्चन आपके लिए दिया है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पे आंसर बताएंगे। इतना हिंट मैं आपको दे देता हूं, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इतना हिंट आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इतना हिंट आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है और आप लोग जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में और बताओ इसका सही आंसर, सही जवाब क्या होगा। ये आपके लिए दिया है, कमेंट बॉक्स में जाओगे और आंसर बताओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहता है? विच मिनरल सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन मेजर अमाउंट इन ओशियन वाटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीएचएसएल अगस्त 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्र के पानी में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला हुआ है। देखिए अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कितने बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको पता है समुद्र के पानी में क्या घुला होता है? नमक। समुद्र के किनारे क्या बनता है? नमक। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है मेरे साथियों? तो आप कहेंगे नमक का फॉर्मूला सर होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। देखिए NaCl के बारे में और भी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये हमारे जो टूथपेस्ट होता है, आप लोगों ने एक ऐड सुना होगा कि तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या, है ना? तो नमक का काम क्या होता है? हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसमें जो NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, उसका काम होता है एंटीसेप्टिक का। किसका? एंटीसेप्टिक का। इसके साथ साथ जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसमें जो सोडियम आयन है ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, तो एक दिन में एक इंसान को लगभग 500 मिलीग्राम NaCl की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार यही क्वेश्चन CGL में पूछा गया था कि पर डे एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को कितने ग्राम NaCl की रिक्वायरमेंट होती है? तो आप कहेंगे सर 500 मिलीग्राम। कितना? 500 मिलीग्राम। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। अब देखो ये बायोगैस होती क्या है, समझिए। देखो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके अगर हम उनका कंबसन किए
उनको अगर हम उनको भी पूरी तरह से सड़ा दें, गला दें, जैसे गाय का गोबर या एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उनको हम गलाएं, तो उनसे एक गैस बनती है जिसका नाम है बायोगैस। बात क्लियर? और बायोगैस की अगर हम बात करते हैं, बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सी गैस होती है? हमारी मीथेन। कौन सा होता है? मीथेन। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए मार्शी गैस किसे कहते हैं? मार्शी गैस किसे कहते हैं? मतलब दलदल वाले क्षेत्र से, जहां पे दलदल होती है, वहां कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन गैस। आपसे पूछे पैडी गैस किसे बोलते हैं? पैडी गैस मतलब जहां पे धान के खेत होते हैं वहां पे भी एक गैस रिलीज होती है धान के खेतों में शाम के समय पर, तो वो भी कौन सी होती है? मीथेन गैस। बात क्लियर? अगर हम सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी में भी लगभग 70 से 90% कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। याद रखेंगे, जो सीएनजी होती है उसमें भी मेन कंपोनेंट कौन है आपका? मीथेन गैस। अगर मैं एलपीजी की बात करता हूं तो एलपीजी में आपका एक तो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन गैस होती है, और इसके साथ साथ एक इसमें होती है प्रोपेन गैस। ठीक है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस। बात क्लियर? और अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में जो हमें स्मेल आती है वो किसकी होती है? तो एलपीजी में जो स्मेल आती है वो होती है इथाइल मरकैप्टन की। किसकी होती है? इथाइल मरकैप्टन की। ये भी आपसे पूछा जाता है कि हमारी जो एलपीजी होती है, जो एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें एक स्माइलिंग एजेंट मिलाया जाता है, वो कौन सा होता है? तो वो आपका होता है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, क्या होता है? इथाइल मरकैप्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्टार्च डिटेक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कि स्टार्च, किसी मॉलिक्यूल में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, या किसी सब्सटेंस में आपका स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट आपका, कौन सा परीक्षण आपका किया जाता है? देखिए यहां पे सबसे पहला ही ऑप्शन दिया है आयोडीन टेस्ट, और ये आपका यही सही आंसर है। देखो आलू है, चावल है, इन सब में क्या होता है? स्टार्च। और स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है आयोडीन परीक्षण। जहां पे आपका स्टार्च का पता लगाते हैं वहां पे आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं, और वहां पे अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो जो आपका कलर देगा वो ब्लू ब्लैक कलर देगा या वायलेट कलर देगा। बात क्लियर? तो यहां पे आपका सही आंसर था, वो था आपका ए ऑप्शन। और याद रखेंगे आयोडीन टेस्ट का उपयोग सेल का पता करने के लिए भी किया जाता है। जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका को डिटेक्ट करने के लिए, कोशिका का पता लगाने के लिए भी आयोडीन टेस्ट का उपयोग होता है। ये भी आप अपने दिमाग में याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा लैक्टिटोल। ये आपका देखो एक बात ध्यान देना, जहां पे ओल आएगा, जहां पे क्या आएगा? ओल आएगा, वहां बात हो रही होगी अल्कोहल की। किसकी बात हो रही होगी? अल्कोहल की। ठीक है, तो लैक्टिटोल इज ड्राइव्ड थ्रू द हाइड्रोजनेशन ऑफ। लैक्टिटोल जो है वो किसके हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा आपका लैक्टोज। अब ये लैक्टोज क्या होता है? जो लैक्टोज होता है, हमारा जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसकी जो नेचुरल स्वीटनेस होती है, जो नेचुरल स्वीटनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? लैक्टोज की वजह से। और ये लैक्टोज जो है इसी से क्या बनता है हमारा? इसी के हाइड्रोजनेशन से क्या बनता है हमारा? आपका बनता है लैक्टिटोल। क्या बनता है? लैक्टिटोल बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर, करेक्ट आंसर, सही जवाब था, वो था आपका कौन सा ऑप्शन? वो था आपका सी ऑप्शन। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अमंग द फॉलोइंग इन विच मटेरियल द स्पीड ऑफ साउंड इज द हाईएस्ट। देखिए अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, कुछ फैक्ट बताता हूं, इस बात को समझिए। देखो अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करता हूं तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड में होती है। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सबसे ज्यादा कौन से मीडियम में होती है? सॉलिड मीडियम में। इसके बाद सबसे उससे कम होती है किसमें? लिक्विड में। और सबसे कम जो स्पीड होती है साउंड की वो होती है गैस में। और एक बात याद रखेंगे कि जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो वैक्यूम में, निर्वात में नहीं ट्रेवल कर सकती। जो साउंड है, ध्वनि है, वो वैक्यूम में, निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती। बात क्लियर? देखो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, और जितनी भी मैकेनिकल वेव होती हैं उनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। बात क्लियर? अब देखिए आप कहोगे कि यहां पे सर निकेल भी, स्टील भी, आयरन भी और एल्यूमिनियम भी, ये चारों ही ऑप्शन तो सॉलिड हैं, तो हम तो यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने कहा है कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है। ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन ये तो चारों ही ऑप्शन सॉलिड हैं, तो हम क्या करेंगे? देखिए एक बात मैं आपको समझाता हूं, बड़े प्यार की बात है। देखो समझना मेरी बात को। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, जो ध्वनि की चाल होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड जो ध्वनि की चाल होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डेंसिटी के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डेंसिटी के, घनत्व के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मेरे साथियों कि अगर डेंसिटी घटेगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगी? बढ़ेगी।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो यही मतलब होता है ना कि अगर डेंसिटी घटेगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ज्यादा। अब ये जो आपकी डेंसिटी है वो डिपेंड किस पे करती है, देखो जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो डिपेंड करता है किस पे, डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे, डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे, और डिपेंड करती है किस पे, वॉल्यूम पे, डिपेंड करती है किस पे, वॉल्यूम पे, आयतन पे। जिसका मास कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, सीधी सी बात है। तो इन सभी में सबसे हल्का कौन होता है, एल्यूमिनियम, तो उसकी डेंसिटी भी क्या है, कम। जिसकी डेंसिटी कम उसकी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। बोलो बात क्लियर। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राहुल इज सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी। देखो बेरी बेरी रोग आपने अधिकतर सुना होगा, ये होता क्या है बेरी बेरी रोग, जो हमारी मसल्स होती हैं इसमें वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं, है ना। तो बेरी बेरी रोग आपका एक इंसान है राहुल जो बेरी बेरी रोग से सफर हो रहा है। व्हाट डेफिशिएंसी ही हैज, तो अगर उसको बेरी बेरी रोग है तो किसकी कमी से है। देखो अगर हम बात करते हैं विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम होता है थायमिन, क्या होता है विटामिन B1 का केमिकल नेम, थायमिन, और थायमिन जो विटामिन B1 है उसी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करता हूं विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है, स्कर्वी। जो हमारे गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनसे ब्लीडिंग होती है, उनसे खून आता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे विटामिन ए की कमी से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग होता है। और साथ में स्किन डिजीज होती है, त्वचा का रोग भी होता है, बात क्लियर। विटामिन के की कमी से क्या होता है तो विटामिन के की कमी से होती है, प्रॉब्लम होती है किसमें, ब्लड क्लोटिंग में। किसमें प्रॉब्लम होती है, ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि विटामिन के जो होता है ना, जितने भी हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनको सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो विटामिन के की कमी से किसमें प्रॉब्लम होती है, ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो सही आंसर था इसका वो था ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मसल्स आर 3 टाइप्स। बहुत बढ़िया, मसल के 3 टाइप होते हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। देखिए मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ये आपको भी पता है, आपने पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो ये तो आपने पढ़ा होगा कि मसल्स आर 3 टाइप, मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। देखो स्मूथ आपकी चिकनी मांसपेशियां होती हैं, कार्डियक हृदय मांसपेशियां होती हैं, स्केलेटल जो आपकी जो हड्डियां हैं उनमें मांसपेशियां हैं। तो 3 टाइप की मांसपेशियां यही तो होती हैं, जबकि जो आपकी सिस्मॉइड्स होती हैं ये बोन का टाइप है। तो यहाँ पे जो सही आंसर था वो आपका जो सही आंसर था वो था आपका कौन सा ऑप्शन, वो था आपका ए। बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पीएच वैल्यू। देखो मैंने लास्ट क्लास अगर साइंस की आप देखोगे तो वहां भी मैंने आपसे बताया था कि पीएच वैल्यू से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, बात क्लियर। तो यहाँ पे आपको याद हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में बोला भी था कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का पीएच मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको याद हो तो वही चीज दोबारा पूछी गई है। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो आपको पता है हमारा जो ब्लड होता है वो हल्का सा बेसिक होता है, लेकिन फिर भी मच्छर उसको चूसते हैं कड़वे को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा जो ब्लड है इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। कितनी होती है, 7.4। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है सलाइवा की पीएच वैल्यू कितनी होती है, किसकी, सलाइवा जो लार होती है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो याद रखेंगे जो हमारी सलाइवा होती है, जो लार होती है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 6.8। कितनी होती है, 6.8। इसके साथ साथ आपको याद रखना है बाइल जूस, जो बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, पित्त रस जो हमारा कहां से प्रोड्यूस होता है, लीवर से। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 8.2 से लेकर कितनी होती है, 8.6 के बीच में। बात क्लियर। इसी के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस लगभग 2 के करीब होती है, ऐसी पैनक्रियाटिक जूस 8.6 होती है। तो इनको पीएच वैल्यू को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या होता है पहले इसको समझो। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो इनर्शिया क्या होता है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अब कोई इंसान मुझे आके धकेले, मतलब मेरी पोजीशन को चेंज करना चाहे, तो मेरी पोजीशन उससे आसानी से तो चेंज होगी नहीं कि भाई उसने छोटा सा ही उसने फोर्स लगाया और मैं अचानक से गिर गया, मेरी पोजीशन चेंज हो गई, ऐसा पॉसिबल है। देखो हर चीज क्या करती है, अपनी पोजीशन में चेंज होने का क्या करती है, अपोज करती है। अब मैं यहां खड़ा हुआ हूं, कोई इंसान मुझे धक्का देगा तो मेरी बॉडी भी अपोज करेगी उसका, हाँ या ना। तो इनर्शिया का मतलब होता है कि जब भी किसी बॉडी में आपका, देखो ये मैं जरूरी नहीं कह रहा कि रेस्ट से ही चेंज हो, वो मोशन से भी हो सकता है, डायरेक्शन से भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब भी किसी चीज की पोजीशन में आप चेंज करोगे तो वो अपनी चेंज इन पोजीशन का, अपनी स्थिति में बदलाव का
वो विरोध करेगी, और उसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। आप एक बात सोचो, अपने दिमाग में खुद सोचो, एक हल्की चीज है और एक भारी चीज है, ठीक है, एक हल्की सी चीज है और एक भारी चीज है। आप हल्की चीज की पोजीशन आसानी से चेंज कर सकते हो या भारी चीज की, तो आप कहोगे सर हल्की चीज की, क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। तो इनर्शिया जो डिपेंड करता है वो मास पे भी करता है। जिसका मास कम होगा उसकी पोजीशन आसानी से चेंज हो जाएगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी पोजीशन आसानी से चेंज नहीं होगी। तो यहां पे पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहां दिया है इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, मतलब अपोज करना, ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ द रेस्ट। कि जड़त्व किसी वस्तु की अपनी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने की स्वाभाविक प्रकृति होती है। बिल्कुल, ये तो मैंने अभी बताया है, इसकी डेफिनेशन बताई थी इनर्शिया क्या होता है। इट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है, ये बात भी सही है, मैंने अभी बताया है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर, क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बहुत बढ़िया। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यहां पे दिए गए कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकेल और आयरन। तो यहां पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट। देखो कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है C60, कौन सा, C60, ठीक है, CO60, सॉरी CO60। कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है CO60, कोबाल्ट का जो CO60 आपका आइसोटोप होता है वो आपका होता है किसके उपचार में उपयोग होता है, उसका कैंसर के उपचार में। इसके साथ साथ याद रखेंगे गोल्ड, गोल्ड AU198, इसका उपयोग भी आपका कैंसर के उपचार में होता है। फॉस्फोरस 32, इसका उपयोग जो आपका ब्लड कैंसर होता है, लुकीमिया, उसके उपचार में होता है। तो इनके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेंसेज, लेंस के बारे में पूछा है, इज आर करेक्ट। उसने पूछा है लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है पहला ऑप्शन, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्रेजेंटेड एज ए पॉजिटिव नंबर। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए मेरे साथियों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ। f क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। लेकिन 1/f तब यूज करोगे जब आपकी फोकल लेंथ किस में दी होगी, मीटर में। आप 1/f फॉर्मूला तब यूज करोगे कि 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ, अब तब यूज करोगे जब आपकी फोकल लेंथ किस में दी होगी, मीटर में। अब इसी को अगर मैं सेंटीमीटर में दी हो फोकल लेंथ तो आप यूज करोगे फॉर्मूला 100 डिवाइड बाई f, और उस केस में आपकी जो फोकल लेंथ है वो किस में दी होगी, सेंटीमीटर में। बात क्लियर इतनी? अब एक बात मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। देखो लेंस जनरली हम दो प्रकार के यूज करते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव लेंस, उत्तल लेंस, है ना, सॉरी कॉनकेव को अवतल बोलते हैं। एक होता है अवतल लेंस, बात क्लियर, और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। जनरली ये दो प्रकार के लेंस होते हैं, है ना, तो बाईफोकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, ये भी होते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं अभी। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। बात क्लियर? तो देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़े काम की बात है। जो कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों की ही जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। दोनों की ही जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, वो नेगेटिव होती है। ऐसे ही चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों की ही फोकल लेंथ, फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी कि सर दोनों की, जैसे कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर भी होता है, कॉनकेव लेंस भी होता है, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर भी है, कॉन्वेक्स लेंस भी है, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब जरा एक बात बताओ, अगर यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ निगेटिव रखोगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी। बोलो हाँ या ना? तो आप कह रहे हो सर कॉन्वेक्स लेंस की जो आपकी पावर होती है वो एक पॉजिटिव नंबर होती है, तो आप कह रहे हो सर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। बात क्लियर? इसके बाद पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज रिप्रेजेंटेड एज द नेगेटिव नंबर। भाई एक बात बताओ, कॉनकेव जो आपका लेंस है उसकी फोकल लेंथ माइनस है ना, तो अगर यहां माइनस तो यहां भी माइनस, तो सिंपल सी बात है ये नेगेटिव होगा। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये बात सबको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए अगले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, रमन वांट्स टू यूज ए रियर व्यू, रियर व्यू मतलब पीछे की तरफ देखना है उसको, मिरर इन हिज व्हीकल। भाई यहां पे बोला रमन,
रमन पीछे की चीजों को देखना चाहता है अपने व्हीकल में, वो एक मिरर यूज करता है, तो वो मिरर कौन सा होगा? तो देखो जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें मिरर होता है कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। बात क्लियर? जो पीछे की चीजों को आपका बड़ी जो इमेज, बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसकी छोटी इमेज दिखाने के लिए यूज होता है, तो वो आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का और कहां कहां यूज होता है? तो आपने मेट्रो स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने मिरर लगा हो देखा होगा गोल सा, वहां भी कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। शार्प टर्न होते हैं रोड पे, एकदम तेज वाला घुमाव होता है रोड पे, वहां भी कौन सा मिरर लगा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। बात क्लियर? तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है, चिकनगुनिया जो वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, चिकनगुनिया जो वायरस की वजह से होने वाली एक बीमारी है, इज एन इन्फेक्शन कोज्ड बाय मॉस्किटो। कि चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन कौन से मच्छर के काटने से? एनोफिलीज, एडीज या मेनोसोनिया या आपका क्यूलेक्स। तो आप लोग को अच्छे तरीके से बताया, मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था लास्ट क्लास में कि आपका चिकनगुनिया हो गया है ना, या डेंगू बीमारी होगी, ये कौन से मच्छर के काटने से होता है? एडीज मॉस्किटो। कौन सा? एडीज मॉस्किटो। और ये भी फीमेल मच्छर के काटने से होता है, मेल नहीं फीमेल। तो यहां पे सही आंसर क्या था आपका? बी ऑप्शन। एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया, क्यूलेक्स के काटने से जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये बीमारियां होती हैं। बात क्लियर? तो आज के ये हमारे 15 प्रश्न थे। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और आपको इस प्लेटफॉर्म पे पूरी बढ़िया तरीके से क्लास मिल रही होंगी, चाहे मैथ्स की बात हो या आपके रीजनिंग की बात हो, इंग्लिश की बात हो या आपका जीएस का सेक्शन हो। तो आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं प्रॉपर तैयारी करने के लिए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू।